Hello dear students, welcome to my channel Sharvari Tutorial. I am Vivek Manekar. So today we are going to discuss the numerical of star and delta connected system. लास्ट क्लास में जो हमने स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम डिस्कस किए थे उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल नोट करके रखा है। देखिए 3 आइडेंटिकल कॉइल्स कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC supply. Take a line current of 17.32 ampere at a power factor of 0.8 lagging. Calculate number 1 phase current, number 2 resistance and inductance of each coil, and number 3 the power drawn by each coil. ठीक है, तो ये 3 चीजें हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो पहले नोट कर लीजिए आप, गिवन क्या है? देखिए डेल्टा कनेक्टेड अक्रॉस 400 वोल्ट। तो जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है उसके किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? वो 400 वोल्ट के अक्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू 400 वोल्ट। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है? देखिए टेक अ लाइन करंट ऑफ 17.32 एम्पियर। लाइन करंट मतलब IL की वैल्यू कितनी दी है? 17.32 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है? देखिए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। तो पावर फैक्टर होता है आपका cos 5, और cos 5 की वैल्यू कितनी है? 0.8 लैगिंग। ओके, तो ये जो गिवन था हमने इसको नोट कर लिया। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा सर्किट किस टाइप का है। क्या वो डेल्टा कनेक्टेड है, क्या वो स्टार कनेक्टेड है। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है जो हमारा सर्किट है वो कैसा है? डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में हमने कुछ कंडीशंस फाइंड की थी, रिलेशन फाइंड किया था लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में। तो वो रिलेशन आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्या था रिलेशन? VL इक्वल टू V फेज एंड IL इक्वल टू √3 I फेज। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि सर्किट किस तरह है, क्या स्टार है, क्या वो डेल्टा है। जिस तरह का सर्किट है उस तरह के सर्किट की हम कंडीशन नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? फेज करंट, दैट इज IPH। IPH डायरेक्टली आप फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। देखिए IL इक्वल टू कितना होता है डेल्टा कनेक्शन में? √3 IPH। तो यहां से IPH की वैल्यू क्या हो जाएगी? IL अपॉन √3। IL हमें गिवन है, कितना दिया है? 17.32। तो यहां पुट कर दीजिए आप 17.32 एम्पियर अपॉन √3। अब इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.99 एम्पियर। ओके, इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए तो IPH कितना हो जाएगा आपका? 10 एम्पियर। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है, केवल जस्ट फॉर्मूले में पुट किया हमने और हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल। चलिए अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल। मतलब 3 फेज सर्किट है, 3 कॉइल्स होंगी, तो इंडिविजुअल कॉइल का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। ओके, तो कुछ फॉर्मूलेज हमने ड्राइव किए थे जब हमने सिंगल फेज सर्किट पढ़ा था, तो वहां हम फॉर्मूले अवेयर हैं हम कि फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है cos phi इक्वल टू R/Z। जो पावर फैक्टर होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पावर फैक्टर क्या होगा? रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। Z जो है वो सर्किट का इम्पीडेंस होता है। अब इम्पीडेंस क्या होता है? कुछ नहीं है, जैसा रेजिस्टेंस होता है वही आपका इम्पीडेंस होता है। बट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट का अपोज करना। इम्पीडेंस का भी वही काम होता है, करंट का अपोज करना। बट क्या होगा इसमें फर्क
कि जो इम्पिडेंस होगा वो कॉम्बिनेशन होगा आपका रेजिस्टिव और इंडक्टिव पार्ट में जो अपोजिशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दीजिए R बाय Z। तो अब Z नहीं है हमारे पास, तो Z फाइंड करना है हमको। तो Z हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू I इंटू R। अब यहां से अगर आप R निकाले तो क्या हो जाएगा? V बाय I। ठीक है, अब जो आपका इम्पिडेंस है और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। भाई रेजिस्टेंस का काम भी है करंट का अपोज करना और इम्पिडेंस का काम भी है करंट का अपोज करना। तो मैं Z इक्वल टू V बाय I भी कर सकता हूं। ठीक है, अब ये जो इम्पिडेंस है आपका पर वाइंडिंग के अकॉर्डिंग है, पर फेज के अकॉर्डिंग है, तो इसको मैं ZP लिख रहा हूं। ठीक है, तो ZP इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZPH इक्वल टू VPH अपॉन IPH। ओके, तो पर फेज का वोल्टेज और पर फेज का करंट, इसका जब रेशियो आप लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पर फेज का इंपिडेंस मिल जाएगा। तो पर फेज का वोल्टेज कितना है देखिए, VL इक्वल टू 400 वोल्ट दिया है, बट आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग पता है कि डेल्टा कनेक्शन में VL और V फेज दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो लाइन वोल्टेज की वैल्यू है वही आपकी फेज वोल्टेज की वैल्यू होगी। ठीक है, और IL IPH हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं। IPH कितना फाइंड किया था हमने? 10 एम्पीयर। ओके, तो IPH भी है और आपके पास VPH भी है, पुट कर दीजिए। तो Z इक्वल टू ZPH इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? देखिए 400 अपॉन 10, 400 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ZPH कितना आ गया? 400 ओम्स। ठीक है, इंपिडेंस की यूनिट ओम्स होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम्स होती है, और रेजिस्टेंस और इंपिडेंस का दोनों का काम है करंट का अपोज करना। ठीक है, तो ZPH कितना आ गया मेरा? 40 ओम्स। अब सिंपली मेरे पास देखिए cos फाई की वैल्यू भी है, Z की वैल्यू भी है, R निकाल सकता हूं मैं। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos फाई इंटू Z, या ZPH कर दीजिए आप इसको, पर फेज का हम फाइंड कर रहे हैं तो PH लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? cos फाई 0.8 और ZPH कितना है? 40। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 32 ओम्स। ठीक, तो RPH की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? देखिए 32 ओम्स। क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने RPH? ठीक है, रेजिस्टेंस पर फेज। RPH मींस रेजिस्टेंस पर फेज। ओके, अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं इंडक्टेंस पर फेज। चलिए अब सेकंड पैरामीटर देखते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कैसे फाइंड होगा? देखिए, इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? XL इक्वल टू 2 पाई FL, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। XL क्या होता है आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? XL जो है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट का अपोज करता है। ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो करंट का अपोजिशन कर रहा है, मतलब जो काम रेजिस्टेंस करता है, जो काम आपका इंपिडेंस करता है, वही क्या करता है आपका XL। बट XL इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट का अपोज करता है। ठीक है, तो XL इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई FL। यहां से आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। L इक्वल टू कितना हो जाएगा? XL अपॉन 2 पाई F। ठीक है, तो अब मुझे इंडक्टेंस निकालने के लिए XL को फाइंड करना पड़ेगा। XL कैसे निकलेगा? XL निकलेगा इंपिडेंस के फॉर्मूले से। जो इंपिडेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहां से आप XL निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको Z भी मालूम है और R भी मालूम है।
तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एक्सएल मिल जाएगा। तो एक्सएल इक्वल टू कितना होगा देखिए, एक्सएल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पर फेज में है तो पीएच लिख दिया मैंने। तो जेड पीएच की वैल्यू देखिए कितनी निकाली थी मैंने, 40 ओम्स, और आरपीएच की वैल्यू कितनी निकाली थी, 32 ओम्स। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए दोनों को और माइनस कीजिए और उसका रूट निकालिए तो आपको आंसर मिलेगा 24 ओम्स। ओके, तो एक्सएल कितना आ गया मेरा, 24 ओम्स। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्सएल की वैल्यू यहां पुट करनी है आपको, एल फाइंड कर लेना है। इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस एल कितना हो जाएगा आपका, पर फेज का है, तो एक्सएल की वैल्यू 24 अपॉन 2 इंटू पाई होता है आपका 3.14 इंटू 50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए वैल्यू कितनी आती है। तो जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.764 हेनरी। ओके, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, इंडक्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट हमारा पैरामीटर हम फाइंड करते हैं, पावर ड्रॉन बाय ईच कॉइल। तो अब यहाँ वो बोल रहा है आपसे पावर ड्रॉन बाय ईच कॉइल, मतलब इंडिविजुअल कॉइल की आपसे पावर पूछ रहा है। अभी जो लास्ट क्लास में हमने फाइंड किया था, जो पावर निकाली थी 3 फेज सर्किट में, वो टोटल पावर ऑफ द 3 फेज सर्किट थी। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन समझिए आप, कि पावर ड्रॉन बाय ईच कॉइल, इंडिविजुअल कॉइल मतलब इंडिविजुअल कॉइल मतलब इंडिविजुअल फेज मतलब सिंगल फेज। तो सिंगल फेज की पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू VI cos phi या VPH IPH cos phi। ठीक है, समझ में आया। पावर ड्रॉन बाय ईच कॉइल का क्या मतलब हुआ, हमें सिंगल फेज में जो पावर हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो VPH IPH और cos phi इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। VPH कितना है आपके पास, 400 वोल्ट। IPH कितना निकाला था हमने, 10 एम्पियर। और cos phi की वैल्यू क्या है, 0.8। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और पावर फाइंड कर लीजिए, तो पावर आ जाएगी आपकी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 3200 वॉट। देखिए, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो जो भी आप पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं उसकी यूनिट जरूर लगाएं। जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं।